नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक नई शानदार कक्षा में। हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत पढ़ रहे थे राष्ट्रपति को। हमने देखा था कि कार्यपालिका का प्रमुख अंग राष्ट्रपति भी होता है और राष्ट्रपति के हमने प्रमुख रूप से प्रावधानों को समझा। जो हमारी कक्षा रही थी आपकी प्रमुख रूप से राजनीतिक विज्ञान की 19वीं कक्षा थी, उसमें राष्ट्रपति को पढ़ना प्रारंभ किया था। और जो पिछली कक्षा थी, जिसे हम पार्ट 1 का नाम दे सकते हैं, उस पार्ट 1 में राष्ट्रपति की शक्तियों को, जो कि आपकी कक्षा कौन सी रहेगी 20वीं, उस 20वीं कक्षा में हमने राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ना प्रारंभ किया था। तो देखिएगा, राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो प्रमुख रूप से दो भागों में बांटी जा सकती हैं। कौन कौन से दो भागों में? एक सामान्य शक्ति और दूसरी है आपातकालीन शक्ति। सामान्य शक्तियों को हमने पढ़ना प्रारंभ किया था पिछली कक्षा में, जिसमें हमने प्रमुख रूप से जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका के संबंधित शक्तियां हैं उनको पढ़ा था कि किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत कौन कौन सी कार्यपालिक जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को दी गई है। उसी क्रम में आज की इस शक्तियों को सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में। और आज हम प्रमुख रूप से विधायी शक्तियों को पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी विधायी शक्तियां दी गई है किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत। तो चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं विधायी शक्तियों को राष्ट्रपति की। यह रहा विधायी शक्ति। राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां दी गई हैं, अनुच्छेद 79 से प्रारंभ होती है। देखिएगा 79 की बात करें, जिसे 79 भी कह सकते हैं। 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्या किया गया है? संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है। और संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा प्रमुख 3 अंगों से मिलकर होगा। कौन कहता है? 79 कहता है। 79 के अंतर्गत क्या किया गया? देखिएगा, यह रहा आपका अनुच्छेद 79। उस 79 में संसद का प्रावधान 3 अंग। कौन कौन से 3 अंग? देखिएगा, एक पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। ठीक है ना? तो ये प्रमुख रूप से 3 अंग बनाए गए। उसमें से प्रमुख रूप से राष्ट्रपति को भी संसद का अंग बनाया गया इस अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। ये थी विधायी शक्ति फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब 80 अनुच्छेद 80 के अंतर्गत क्या किया गया कि देखिएगा, अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। वो प्रमुख रूप से साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा आदि किसी प्रकार के विशिष्ट योग्यता को रखते हुए किसी विशिष्ट क्षेत्र से भी लिया जा सकता है। ठीक है ना? तो 80 के अनुसार क्या होगा? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा में क्या करेगा? राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को क्या किया करेगा? मनोनीत करेगा, जो कि किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होंगे। ठीक है, वही बात करें 85 की। अनुच्छेद 85 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को संसद के सत्र को आहूत करने, उसका सत्रावसान करने और लोकसभा में को विघटित करने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रमुख रूप से 3 कार्य कर सकता है 85 के अनुसार। कौन? राष्ट्रपति। कौन से कार्य? देखिएगा, एक सत्र को आहूत करने। ठीक है ना? ये देखो क्या कर सकता है सत्र को आहूत करने के लिए। एक सत्रावसान करने के लिए, सत्रावसान। तीसरी क्या है? लोकसभा का विघटन। लोकसभा का क्या कर सकता है? विघटन। किसके अंतर्गत? 85 के अंतर्गत। ठीक है, 80 आपको याद है। 80 में क्या कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। ठीक है, अनुच्छेद 86 की बात करें। अनुच्छेद 86 आता है अगला। अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद में अभिभाषण जारी करने तथा किसी भी लंबित विधेयक को संसद में संदेश भेजने का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 86 देता है। अनुच्छेद 86 इसमें क्या कर सकता है राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद में अभिभाषण। एक पहली बात अभिभाषण,
संसद में अभिभाषण की शक्ति देता है। दूसरी क्या है, कोई भी लंबित विधेयक है, क्या है, लंबित विधेयक है, उस लंबित विधेयक को क्या कर सकता है, लंबित विधेयक को संसद में संदेश भेज सकता है, संदेश भेजने का अधिकार कि इस पे चर्चा की जाए, इस पे चर्चा की जाए। तो प्रमुख रूप से एक अभिभाषण और दूसरा है लंबित विधेयक पर संदेश भेजने का अधिकार मिलता है किसे, राष्ट्रपति को, ठीक है ना, राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 86 के अंतर्गत। चलिए 79 समझ में आया, फिर हमने 80 पढ़ा, फिर 85, फिर 86, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 87, अनुच्छेद 87 क्या कहता है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को हर वर्ष संसद के प्रथम सत्र में तथा लोकसभा के आम चुनाव के पश्चात लोकसभा की प्रथम बैठक में संसद में के एक साथ समावेश होने पर विशेष अभिभाषण जारी किया जाता है, जिसमें आने वाली वर्ष में सरकार के जो भी कार्यक्रम रहेंगे, जो नीतियाँ रहेंगी, उनको उजागर किया जाता है। अनुच्छेद 87, इसमें राष्ट्रपति की भूमिका है। राष्ट्रपति क्या करेगा, इसमें राष्ट्रपति क्या करेगा, हर वर्ष संसद के प्रथम सत्र में क्या करेगा, प्रथम सत्र, इस प्रथम सत्र में लोकसभा के आम चुनाव के पश्चात, या फिर ये कर लो, या फिर देखो प्रथम सत्र या लोकसभा के आम चुनाव के बाद, क्या करेगा, संसद की प्रथम बैठक होगी, उसमें क्या करेगा, एक समावेश होने पर सभी का, ठीक है ना, एक विशेष अभिभाषण जारी करने का क्या होगा, अभिभाषण। वो भी कैसा अभिभाषण, आपके विशेष अभिभाषण, ठीक है ना, विशेष अभिभाषण जारी करने का अधिकार होगा किसके पास, आपके राष्ट्रपति के पास। और उसमें क्या करेगा, जिसमें आने वाली जो वर्ष में सरकार की कार्यक्रम या फिर जो नीतियाँ होगी उनको उजागर करने का कार्य करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 91। अनुच्छेद 91 में क्या होता है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जब सभापति और उपसभापति की क्या हो, अनुपस्थिति हो, तो राज्यसभा की कार्यवाही बाधित होने पर राज्यसभा के अन्य किसी सदस्य को कार्यवाहक सभापति के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 91 क्या कहता है, इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि ना तो सभापति हैं यहाँ पर उपस्थित, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, और ना ही उपसभापति का चुनाव होता है उन्हीं के अंदर से, ठीक है। चलिए ये दोनों ही नहीं है तो क्या करेगा, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति राज्यसभा में से क्या करेगा, नियुक्ति करेगा, एक कार्यवाहक नियुक्त करेगा, एक कार्यवाहक सभापति को, ठीक है। कौन कहता है, अनुच्छेद 91 कहता है। चलिए अनुच्छेद 91 से आपको समझ में आया ना, हमने सीधा 87 से 91 लिया है, ठीक है। चलिए जिस प्रकार से हमने 79 पढ़ा, फिर हमने सबसे पहले हमने 78 पढ़ा, फिर 79 पढ़ा, फिर 85 पे आए, 80, फिर 86, फिर 87 और फिर अब सीधा 91। अब 91 से चलते हैं 95 पर। इस पर क्या है, जब 95 में कहा गया है कि लोकसभा में ना अध्यक्ष हो और ना उपाध्यक्ष, जब दोनों ही अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। देखिएगा अनुच्छेद 95, इसमें क्या करेगा, ये जो लोकसभा है, इस लोकसभा में ना अध्यक्ष हैं और ना ही उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, ये दोनों ही अनुपस्थित हैं, तो क्या करेगा, इसी लोकसभा में से किसी एक ही एक नियुक्ति करेगा कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। कौन करेगा नियुक्ति, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। चलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब देखो 91 में समझ में आएगा कि राज्यसभा के रिलेटेड है, सभापति और उपसभापति दोनों ही नहीं है, तो कार्यवाहक सभापति की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति का करेगा। फिर 95 पढ़ा, लोकसभा में जब ना ही अध्यक्ष हो ना उपाध्यक्ष हो, तब कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, 95 के अंतर्गत राष्ट्रपति करेगा। चलिए फिर देखिएगा 103 समझते हैं, क्या है 103, ये प्रश्न आ सकता है।
कि इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट लगा दो पहले तो। चलिए, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा संसद सदस्यों को नियोग्यता का निर्धारण किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है अनुच्छेद 103। अनुच्छेद 103 इसके अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति संसद के अगर किसी सदस्य को परामर्श से अगर संसद का कोई सदस्य है, इसकी क्या निर्योग्यता का निर्धारण करना है। क्या करना है? निर्योग्यता। निर्योग्यता गलत लगा रहा हूं ना, चलिए, जो ये निर्योग्यता है, रे यहाँ नहीं आएगा, रे आएगा आपके यहाँ। निर्योग्यता का निर्धारण करने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग से क्या करेगा? परामर्श करेगा, फिर निर्योग्यता का निर्धारण करेगा। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो संसद के सदस्य की निर्योग्यता का निर्धारण केंद्रीय निर्वाचन आयोग की परामर्श से करेगा। ठीक है ना? 103 आपको समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 108 को समझते हैं। अनुच्छेद 108 क्या कहता है? संसद में साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत स्पीकर के द्वारा की जाती है। चलिए समझो क्या है। कोई साधारण विधेयक है, संसद में आता है और उसको लेकर दोनों सदनों में, संसद के 2 सदन है, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। जब लोकसभा और राज्यसभा में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, ठीक है, यहां पर क्या होता है? टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है किसी साधारण विधेयक को लेकर। तब क्या करता है? इसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का प्रावधान, संयुक्त बैठक बुलाता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। ठीक है ना? तो समझ रहे हो ना, यह चीज है। 108 के अंतर्गत जब संसद में साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और इसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? 118(4) के अंतर्गत लोकसभा का स्पीकर करेगा। ठीक है ना? और ये लोकसभा की जो जहां पर बैठक होती है वहीं पर इस चीज को ये बैठक होगी। ठीक है, तो लोकसभा का स्पीकर इसका निर्णय करेगा। ठीक है ना? अध्यक्षता करेगा। चलिए अनुच्छेद 111 को समझो। अनुच्छेद 111 कहता है कि संसद के द्वारा जो पारित विधेयक है राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति की अनुमति से ही विधेयक अधिनियम का रूप धारण करेगा। धन विधेयक है और संविधान संशोधन विधेयक है, इसके लिए इस पर अनुमति प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य होना पड़ेगा। ठीक है ना? परंतु जो अन्य साधारण विधेयक है, इस साधारण विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्निर्वाचन के लिए लौटा सकेगा, लेकिन जब पुनर्निर्वाचन के पश्चात संसद के द्वारा पारित विधेयक पर अनुमति प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति बाध्य होगा। चलिए यहां पर कोई भी विधेयक है, इस विधेयक को पारित करने के लिए संसद किसके पास भेजेगी? जो सदन है दोनों पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, लेकिन एक जो वित्त विधेयक है, एक वित्त विधेयक है और एक दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ये संविधान संशोधन विधेयक और वित्त विधेयक, ये दोनों, एक वित्त विधेयक तो प्रमुख रूप से जो पूर्व अनुमति से ही रखा जाता है, तो इसके लिए बाध्य होना पड़ेगा, और संविधान संशोधन विधेयक पर क्या करेगा? अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। लेकिन साधारण विधेयक पर प्रमुख रूप से कई प्रकार की शक्तियों का इस्तेमाल करता है, तो उनमें से अगर वो शक्ति का प्रयोग करेगा, लेकिन अगर एक बार पुनर्विचार के लिए संसद में लौटा देता है, दोनों सदनों में किसी भी सदन में, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं देखिएगा, राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा, और पुनर्विचार के पश्चात अगर संसद के द्वारा पारित विधेयक पर अनुमति प्रदान करने के लिए फिर बाध्य हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में? अनुच्छेद 111 कह रहा है। चलिए और अच्छे से समझ लेंगे जब हम संसद के बारे में पढ़ेंगे तो। ठीक है, अनुच्छेद 123,
अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जब संसद सत्र में ना हो, अब आराम से अच्छे से समझना, अध्यादेश की शक्ति दे रहा है। देखिए, जब संसद सत्र में ना हो और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हो कि किसी भी कानून का निर्माण होना बहुत आवश्यक है, उस स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, जिसका वही बल होगा और वही प्रभाव होगा जो संसद के द्वारा निर्मित किसी भी कानून का होता है। राष्ट्रपति के द्वारा संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश की शक्ति प्रयोग कर सकता है। समवर्ती सूची और संघ सूची के दोनों के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और अगर राष्ट्रपति शासन चल रहा है और तो उस दौरान राज्य सूची पर भी, उन विषयों पर भी राष्ट्रपति के द्वारा क्या अध्यादेश जारी किया जा सकता है। समझ में? चलिए आगे बढ़ो। अध्यादेश जारी करने राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति नहीं है, उसकी स्वविवेक की शक्ति नहीं है। इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल करेगा। कौन करेगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल करेगा, राष्ट्रपति के नाम पर अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है, अध्यादेश की जो भी अधिकतम अवधि रहेगी 6 माह रहेगी। अगर जब सत्र आयोजित हो रहा है तो उस समय 6 सप्ताह तक ही रहेगी। जब अध्यादेश चल रहा है और सत्र आयोजित हो गया तो 6 सप्ताह तक इसकी बनी रहेगी वैलिडिटी। ठीक है ना। यदि इस बीच अध्यादेश की संसद का अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा किसी प्रकार का अध्यादेश जारी किया गया और उसे संसद के द्वारा अनुमोदन या फिर समर्थन मिल जाता है, तो इस अधिनियम का रूप क्या करेगा? अधिनियम का रूप धारण कर लेगा, अन्यथा इसका बल और जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश को वापस भी लिया जा सकता है। और इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा 1969 में 14 बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और जिसे 1970 के आरसी कपूरवाद में न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया कि यह 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है ये अवैध है। न्यायालय के द्वारा अनुसार ऐसी परिस्थितियां विद्यमान ही नहीं है कि यह चीज़ की जाए। ठीक है ना। तो इसके खिलाफ क्या किया गया? एक संविधान संशोधन लाया गया और संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो 1975 में आया, के माध्यम से प्रावधान किया गया कि न्यायालय के द्वारा अध्यादेश की समीक्षा नहीं की जा सकेगी, अध्यादेश की समीक्षा नहीं की जाएगी। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 38 जो संविधान संशोधन 38 आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, लेकिन फिर एक नई गवर्नमेंट आती है जो थी जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। इस अध्यादेश को न्यायिक समीक्षा के अधीन कर दिया गया। कौन सा? संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई कि वो अध्यादेश की समीक्षा कर सकता है। तो वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति ये है कि जो अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, इसकी क्या करता है? न्यायिक समीक्षा कौन कर सकता है? न्यायालय कर सकता है। चलिए, यह था इस प्रकार से ये वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय नहीं, विधायी शक्ति राष्ट्रपति की। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में अब जल्द मिलते हैं। अगली प्रमुख रूप से ये जो शक्तियाँ हैं ये शक्तियाँ पढ़ेंगे। न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।